नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग, विटामिन और भैया डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। और इस चैप्टर में हम अब तक भैया 42 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 से। आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। याद रहे, ये जो बैच है वो रेलवे की सभी एग्जाम जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई, पैरामेडिकल, इन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ये बैच सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इतनी बात क्लियर है? ओके, फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 43। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 43। अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि पास में ही पानी की मशीन लगी हुई है, जस्ट पास वाले प्लॉट में ही है भैया, तो थोड़ा सा अगर आवाज़ आए तो मेंटेन करना। क्या करें, अब मजबूरी है, वीडियो भी शूट करनी है क्योंकि कल भी वीडियो शूट नहीं हुई थी, तो आज तो ज़रूरी है भैया आपके लिए, ठीक है। वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये जो माइक है ना, ये पीछे की आवाज़ को एब्जॉर्ब करता तो है लेकिन बहुत कम करता है, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम करता है, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए उदर के ठीक नीचे, ऑप्शन नंबर बी है गर्दन के निचले हिस्से में, ऑप्शन नंबर सी है मस्तिष्क में उपस्थित, और ऑप्शन नंबर डी है भैया श्वास नली से जुड़ी होती है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 18/1/2017 को। गाइज, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ उन सभी क्वेश्चनों के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, बेकायदा आपकी डेट लिखी जाती है, जिससे आपको ये पता रहे कि भैया ये क्वेश्चन आपकी पिछली एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि मैं सारे के सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपसे पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं। कब पूछे गए हैं मैं बेकायदा डेट लिखता हूँ और एग्जाम का नाम लिखता हूँ। बताइए, आपसे जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, उस हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में पूछा गया है कि हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित होती है। तो ये होती है भैया आपके मस्तिष्क में। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानते हो? अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और इनकी संख्या टोटल 9 होती है। और इन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का जाकर पढ़ लीजिए। और इससे पहले कि अगर आपने 40 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो भैया इस बैच के प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर लेना। जनशताब्दी एक्सप्रेस बायोलॉजी आरआरबी 2024 के नाम से है भैया इस बैच की प्लेलिस्ट। तो मैं आपको बता रहा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, ये ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन का सिक्रेशन करे, और इनकी संख्या 9 होती है। देखिए, पहली होती है हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 18/1/2017 को। इसकी लोकेशन पूछी गई है। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और भैया पीनियल बॉडी ग्लैंड, ये तीनों के तीनों ही ग्रंथि कहाँ होती है? ये तीनों के तीनों ही ग्रंथि हमारे ब्रेन में होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, तो ये हमारे मस्तिष्क में होती है। पीनियल का एक ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में पीनियल बॉडी ग्लैंड कहा जाता है, ये कहाँ होती है? ये भी आपके ब्रेन में होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है? तो ये भी आपके ब्रेन में होती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, इस थायराइड ग्लैंड का दूसरा नाम होता है ऑटोग्रंथि। इसके अलावा एक ग्रंथि और होती है पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। ये दोनों के दोनों ही ग्रंथि आपके गले में होती है या फिर गर्दन में होती है, गले में गर्दन में, थ्रोट यानी गला, नेक यानी गर्दन। तो थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, आपके गले में गर्दन में। इतनी बात क्लियर है, ओके। एक होती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड होती है, ये होती है आपके सीने में, चेस्ट में होती है। इनकी लोकेशन पूछी जाती है आपसे, बता देना भैया। हाइपोथैलेमस के बारे में पूछे तो ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, तो ब्रेन आंसर होगा। पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल का एक ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, ब्रेन आंसर होगा। थायराइड ग्रंथि से आउटो ग्रंथि भी कहा जाता है, गला व गर्दन, नेक व थ्रोट। पैराथायराइड ग्रंथि नेक व थ्रोट, और थाइमस ग्लैंड चेस्ट, सीने में होती है भैया। इसके अलावा कितने ग्रंथि हो गए, 6 हो गई। इसके अलावा 7वीं देखिए पैंक्रियाज। पैंक्रियाज वैसे तो एक मिश्रित ग्रंथि है, और मिश्रित ग्रंथि के कारण इसे अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ा जाता है और बहिःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ा जाता है। ये जो पैंक्रियाज है, ये जो अग्नाशय है, ये एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होती है, एब्डोमिनल कैविटी में। उदर गुहा वाला जो भाग है भैया, इस उदर गुहा में आपकी पैंक्रियाज उपस्थित होती है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है। और ये अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ होती है, ये होती है भैया अपर किडनी, आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है भैया। ये एक जोड़ी होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, तो आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है अपर किडनी। बोलो 8 हो गई ना। देखो, पहली हाइपोथैलेमस, दूसरी पिट्यूटरी, तीसरी पीनियल, चौथी थायराइड, 5वीं पैराथायराइड, 6ठी थाइमस, 7वीं पैंक्रियाज और 8वीं हो गई एड्रिनल। और 9 नंबर पर आती है भैया, जिसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गोनेड्स ग्लैंड, जनन ग्रंथि। और ये जो जनन ग्रंथियां होती है, गोनेड्स जो ग्लैंड होती है, ये होती है बिलो इंटेस्टाइन, बिलो इंटेस्टाइन। बिलो इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंतों के नीचे, आंतों के नीचे। ये 9 नंबर की ग्रंथि है भैया आपकी। तो ये टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है भैया। इन 9 की 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों की लोकेशन आपको पता होना जरूरी है। इनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं ये आपको पता होना जरूरी है, और वो हार्मोन क्या क्या काम करते हैं ये सब चीजें आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मत सोचना बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बायोलॉजी के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बोलो, तो समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 43? बताओ भैया, आ गया ना? ओके, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कई दफा पढ़ा चुका पहले भी, और आपको पता होगा कि हर रोज हम सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालते हैं, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000, 4000 स्टूडेंट देते हैं। वहां पर मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है, मैंने वहां पर क्वेश्चन डाला हुआ था, यही सेम यही क्वेश्चन था कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, वह ग्रंथि कौन सी है। और इसका आंसर लगभग 3, 3.5, 4000 स्टूडेंट ने दिया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन भैया आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 22/4/2016 को। तो आप भी हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन डालता हूं उसका आंसर दिया करो, क्योंकि भैया वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये क्वेश्चन कोई ऐसे में से नहीं होते, ये वह क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी।
जिससे होगा क्या, जैसे ही आप आपके एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हो तो वहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया। इसलिए हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर दिया करो। आपको इन क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास जैसे ही मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जैसे ही मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो डालूं तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, वह ग्रंथि होती है भैया आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अग्नाशय। अग्नाशय पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है भैया। वैसे तो बार बार पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, पर करे क्या, पढ़ाना पड़ता है। ग्रंथियों के बारे में आप जानते हो क्या भाई? ग्लैंड्स के बारे में आप जानते हो क्या कि भाई ग्रंथियां क्या होती है? कोई मुझे बताएगा कि भाई ग्लैंड्स है क्या, ग्रंथियां है क्या? हमारे शरीर के अंगों को ही ग्रंथियां कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि हमारे शरीर के अंगों को ही ग्रंथियां कहा जाता है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हमारे शरीर के अंगों को ही ग्रंथियां कहा जाता है तो कान भी तो हमारे शरीर के अंग है, फिर इन्हें ग्रंथि क्यों नहीं कहते? भाई इन्हें ग्रंथि क्यों नहीं कहा जाता? कहने का मतलब नॉर्मल अंग में और इन ग्रंथियों में फर्क क्या हुआ? भैया फर्क ये है कि मानव शरीर का ऐसा कोई ऑर्गन या उत्तकों का समूह है, उत्तकों के समूह को ही ऑर्गन कहा जाता है, जो केमिकल कंपाउंड का यानी कि रासायनिक यौगिकों का क्या करे, सिक्रेशन, स्राव करे, वो ग्रंथि है भैया। अब ये केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है? तो जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है और हार्मोन हो सकता है। मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या उत्तकों का समूह है जो केमिकल कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिकों का सिक्रेशन करे, स्राव करे, वो ग्रंथि है भैया। वो क्या है? वो ग्रंथि है। ये केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है? तो कोई जूस हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है। और इसी केमिकल कंपाउंड के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है अंतःस्रावी ग्रंथि। पहला है अंतःस्रावी ग्रंथि, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन बनाए। दूसरी है भैया बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम बनाए। और तीसरी आती है भैया मिश्रित ग्रंथि, जो जूस भी बनाती हो, एंजाइम भी बनाती हो और हार्मोन भी बनाती हो, वो होती है भैया मिश्रित ग्रंथि। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर आपने ये जो मैंने आपको चीजें सिखाई है, अगर इनके बारे में अच्छे से सुना है और इनको ध्यान से पढ़ा है, तो मैंने आपका क्वेश्चन करवा दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। अरे भाई, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, आपको पता होना जरूरी है कि भैया ऐसी कोई ग्रंथि जो जूस बनाती है और उस जूस में ही एंजाइम पाए जाते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि भैया मिश्रित ग्रंथि के बारे में पूछा गया है, जो जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। तो वो मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पेंक्रियाज है, अग्नाशय है। आइए अब मैं आपको पेंक्रियाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करता हूं या बताता हूं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? ओके। अब मैं मिटा दूं इसको? ओके। अब भैया पेंक्रियाज के बारे में समझ लीजिए कि ये किस तरीके से जूस, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करती है, इसलिए हमें इसे मिश्रित ग्रंथि कहा गया है।
जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन का निर्माण करती है, और आप सभी को पता है मिश्रित ग्रंथि हार्मोन का निर्माण भी करती है। और मिश्रित ग्रंथि जो होती है वो बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है, क्योंकि बहिस्रावी ग्रंथि जूस और एंजाइम का भी निर्माण करती है, और जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो भी जूस और एंजाइम का भी निर्माण करती है। इसलिए याद रखना, जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह व्यवहार करती है। कैसे करती है अभी मैं आपको बताता हूँ। हम अग्नाशय के बारे में बात कर रहे हैं, पेंक्रियाज के बारे में बात कर रहे हैं। जो पेंक्रियाज होता है, इस पेंक्रियाज में कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जैसे कि एल्फा सेल पाई जाती है, बीटा सेल पाई जाती है, डेल्टा सेल पाई जाती है, एफ सेल पाई जाती है। इन कोशिकाओं के समूह को ही लैंगरेंज की दीपिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंगरेंज की दीपिकाएं कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एक शब्द बोला है लैंगरेंज। इसी लैंगरेंज नामक वैज्ञानिक ने इस पेंक्रियाज की खोज की है, इस अग्नाशय की खोज की है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि एल्फा सेल, बीटा सेल और जो डेल्टा सेल है, तीनों के तीनों ही हार्मोन बनाती है। ये क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है। एल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है, ग्लूकागोन या ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जो बीटा सेल होती है सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है अग्नाशय में, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और इंसुलिन हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेल्टा सेल जो होती है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करती है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करती है। तो आपने देखा कि शुरुआत की एल्फा सेल, बीटा सेल और जो डेल्टा सेल है, इन तीनों की तीनों कोशिकाओं ने, इन तीनों की तीनों सेल्स ने भैया क्या किया? हार्मोन का सिक्रेशन किया। क्या किया? हार्मोन का सिक्रेशन किया। अब हार्मोन का सिक्रेशन कौन करती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि करती है भैया। कौन करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जब हम पढ़ेंगे भैया, तो कहने का मतलब इस पेंक्रियाज में हम एल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल के बारे में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, मुझे ये बताओ, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही हार्मोन का निर्माण कर रही है। और मैंने आपसे ऐसा कहा था जब चैप्टर पढ़ाया था तब कि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और भैया इस एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में, इस अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां वह सभी हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और उन हार्मोन का क्या क्या कार्य है वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो जब भी आप एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ोगे। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी भैया एल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही कोशिका हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है। एल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और जो डेल्टा सेल है भैया ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये चीज भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है, ग्लूकागोन हार्मोन का काम क्या है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का काम क्या है। ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है भैया। आप जाइए, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर पढ़िए जा करके, सब चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। अगर आप एफ सेल के बारे में बात करते हो तो एफ सेल जो होता है वो पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है, पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है, यानी कि ये अग्नाशय रस का निर्माण करता है। और इस अग्नाशय रस में भैया एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पहला होता है एमाइलेज एंजाइम, दूसरा होता है भैया ट्रिप्सिन एंजाइम, दूसरा ट्रिप्सिन, और तीसरा लाइपेज एंजाइम होता है। ये अग्नाशय रस से निकलने वाले जो एंजाइम हैं, ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायक होते हैं। इसलिए याद रखना, इस अग्नाशय रस को, इस पेंक्रियाटिक जूस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब मुझे ये बताओ भैया, इस पेंक्रियाटिक जूस के बारे में आप किस चैप्टर में पढ़ते हो? इसके बारे में पढ़ा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है पाचन तंत्र वाले चैप्टर में? क्योंकि भैया भोजन के पाचन में जो सहायक होते हैं उन सभी के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? पाचन तंत्र में। तो याद रखना, ये जो पेंक्रियाटिक जूस है, जो अग्नाशय रस है और ये जो एंजाइम है, ये सभी भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो भैया पेंक्रियाज से जो एफ सेल निकलती है,
भाई पेंक्रियाज में जो एप्सेल होती है, इस एप्सेल से निकलने वाले जूस और एंजाइमों के बारे में हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि बहिस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करती है। कौन? ये एप्सेल। बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो क्या बनाए? जो जूस और एंजाइम बनाए। तो देख सकते हो आप, जूस भी बना रही है, ये एंजाइम भी बना रही है। जूस कौन सा बना रही है? पेंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस। और एंजाइम कौन सा बना रही है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ये बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम बनाए। मैंने आपको पहले भी कहा था, बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम बनाए। देख सकते हो आप, जूस और एंजाइम बन रहा है। और बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं भैया। कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं? तो पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं भैया हम इन सभी ग्रंथियों के बारे में। अब मैंने अग्नाशय को, इस पेंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। आप देख सकते हो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार कर रही है, क्योंकि अल्फा बीटा और जो डेल्टा सेल है ये हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है, और जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एप सेल जो है वो पेंक्रियाटिक जूस का और इन एंजाइमों का सिक्रेशन हो रहा है भैया। इस पेंक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। तो कहने का मतलब पेंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। तो इस बात का आपको पता होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आप पढ़ रहे हो ना पेंक्रियाज के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, ध्यान से समझ लेना। और इसलिए कहता हूं कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया ना फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 22/4/2016 को पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 की। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन में कम से कम आपको इस चैप्टर में मैं 3 से 4 बार तो आराम से करवा चुका। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहां पाए जाते हैं, तो राइट आंसर करके आना है अग्नाशय। ये पल्ले में गांठ दे लो, ये आंसर करके आना है। जहां पर आपको लैंगरहैंस दिखे तो भैया क्या करके आओगे? अग्नाशय, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या करके आओगे? पेंक्रियाज करके आना है। इसी लैंगरहैंस ने अग्नाशय की खोज की थी। पेड़ के पत्ते के समान एक संरचना होती है, वो होता है अग्नाशय, वो होता है पेंक्रियाज। और इस पेंक्रियाज में कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जैसे कि अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। उन्हें ही क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस के आइसोलेट कहा जाता है। हिंदी में लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। और उनका संबंध किससे है? अग्नाशय से। तो ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 29/3/2016 को। ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। ओके, देखिए भैया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि मानव शरीर में जो अग्नाशय होता है वो किसका एक भाग है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मूत्र प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है श्वसन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी है पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी है उत्सर्जन प्रणाली। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 31/3/2016 को। गाइस, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछे तो भैया आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है, क्योंकि अभी मैंने पिछले एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो पेंक्रियाज है, इस पेंक्रियाज में कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इस अग्नाशय में कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जैसे कि अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और भैया एप सेल। ये तीनों हार्मोन का निर्माण कर रही है, ये तीनों हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है। और हार्मोन के बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। और एप सेल जो होता है ये भैया पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है। ये पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, अर्थात अग्नाशय
रस का सिक्रेशन करता है और इस अग्नाशय रस में एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि एमाइलेज पाया जाता है, अभी बताया है, ट्रिप्सिन पाया जाता है और भैया लाइपेज पाया जाता है। अब इस पैंक्रियाटिक जूस के बारे में और उस एंजाइमों के बारे में हम कौन से वाले चैप्टर में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं भैया डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में, अर्थात पाचन तंत्र वाले चैप्टर में, पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो भैया एक तरीके से इस पेंक्रियाज के बारे में एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल के बारे में, और पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम एफ सेल के बारे में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी भैया एंडोक्राइन सिस्टम का वर्णन नहीं किया गया है। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर के बारे में कहीं पर भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है पाचन तंत्र के बारे में, तो हम राइट आंसर करके आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पाचन तंत्र ही इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 31/3/2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। मूत्र प्रणाली से इसका कहीं भी आसपास संबंध नहीं है, श्वसन प्रणाली से भी नहीं है और उत्सर्जन प्रणाली से भी नहीं है। इसका संबंध है पाचन तंत्र से या फिर पाचन प्रणाली से। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गाइज मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और जो मैंने आपको कंटेंट उपलब्ध कराया है वहीं से ही सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब कभी भी आपको किसी भी टीचर का अगर आपको परीक्षा लेनी है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझिए, अगर आपको किसी भी टीचर के बारे में जानना है कि वास्तविकता में उसने हमें जो पढ़ाया है वो सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया, उसको पढ़ाना आता है या नहीं आता है, ये उसका कंटेंट अच्छा है या बुरा है, तो क्लास में खड़े होकर आप उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लोगे तो उससे साबित नहीं हो जाएगा कि भैया ये सही टीचर पढ़ाता है या ये खराब टीचर पढ़ाता है। क्योंकि टीचर जो है उसका एक्सपीरियंस रहता है, कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस तो रहता ही रहता है, 1-2 साल का रहता है तब भी बहुत होता है। तो आपको कहीं ना कहीं इधर उधर करके घुमा के वो निकल जाएगा आपसे, तो वहां पर आप उसकी पहचान नहीं कर सकते। जो आपको पढ़ाया है, जो आपको पढ़ाया गया है उसमें से उस टॉपिक के, आजकल है ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे पुस्तकें मिलती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब जैसे कि मैंने ये चैप्टर पढ़ाया एंडोक्राइन सिस्टम वाला, अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर, अब आपने नोट्स लिखे होंगे इस चैप्टर के, अगर आपने मेरे से पढ़े हैं तो, और नोट्सों से फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए आप, अगर 90% क्वेश्चन मिल रहे हैं नोट से तो भैया वो बेस्ट टीचर है आपके लिए। मैं मेरे बारे में नहीं कह रहा, किसी भी टीचर के लिए अगर 90% क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर के, तो भैया वो बेस्ट टीचर है आपके लिए, वो बेस्ट टीचर है, उसी के साथ ही पढ़िए। और जो मैंने आपको कंटेंट उपलब्ध कराया है उसमें से देख लीजिए भैया, मैंने ये पूरा चैप्टर करवाने वाला हूं, पूरा चैप्टर करवा दिया। मानव रोग वाला चैप्टर मैंने करवाया है, जो मैंने आपको पढ़ाया है सारे के सारे ही क्वेश्चन, उसमें से लगभग 135 क्वेश्चन करवाए थे मैंने मानव रोग वाले चैप्टर से। 135 के 135 क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाया था आपको वहीं से ही पूछे गए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लीजिए, पाचन तंत्र वाले चैप्टर में देख लीजिए, जो मैंने पढ़ाया है वहीं से ही क्वेश्चन आए। एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ाया गया वहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, पहले भी और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए हमारा कंटेंट कमजोर नहीं है। हो सकता है कि हमारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस नया नया है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो 1 नंबर है। वो आपको आपके एग्जाम पास करवा सकता है, आपको आपके एग्जाम में जीत दिला सकता है, इतनी हमारी गारंटी है। इसलिए ध्यान से पढ़िए भैया, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पहले पूछे गए यही क्वेश्चन है। तो बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। चले क्या? ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन नंबर सी है ट्राई आयोडोटायरोसिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है थाइमोसिन हार्मोन। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 12/4/2016 को। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन का सिक्रेशन करे, और जितने भी 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है, इन सभी 9 की 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों से जितने भी हार्मोनों का सिक्रेशन होता है, उन सभी हार्मोनों के नाम
और ये कहाँ से निकलते हैं और ये क्या काम करते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। ऐसे में आपको पहले भी क्वेश्चन करवा चुका, आप फिर कहता हूं कि जितने भी 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी, उन सभी ग्रंथियों से सिक्रेशन होने वाले जितने भी हार्मोन हैं, उन सभी हार्मोनों के नाम और कार्य याद कर लीजिए भैया। ये समझ लेना कि 90% आपके चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है। जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, इस थायराइड ग्लैंड को क्या कहा जाता है, इसे ऑटोग्रंथि भी कहा जाता है। और ये कहाँ होती है, ये आपकी भैया नेक में होती है या फिर थ्रोट में होती है, गले में, गर्दन में होती है भैया थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। और इस थायराइड ग्रंथि के पैरों में पैराथायराइड ग्रंथि और होती है, जिसकी संख्या 4 होती है। इस थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो भैया 98% में जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन है वो 2 प्रकार का होता है, T3 और T4। T3 की फुल फॉर्म होती है भैया ट्राई आयोडो टायरोसिन हार्मोन। किस तरीके से T3 का निर्माण होता है मैंने आपको थायराइड ग्लैंड में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। और T4 की फुल फॉर्म होती है भैया टेट्रा आयोडो टायरोसिन हार्मोन। और 2% में निर्माण होता है भैया कैल्सिटोनिन का। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है उसका 2% में निर्माण होता है। और इस थायरोक्सिन हार्मोन को आप थायराइड हार्मोन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, थायराइड हार्मोन भी कह सकते हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्या कह सकते हो, थायराइड हार्मोन भी कह सकते हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है, नहीं होता है। अरे भैया थायराइड ग्रंथि से नहीं निकलने वाला हार्मोन के बारे में आपको बताना है। क्या थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है क्या, बिल्कुल निकलता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है क्या, बिल्कुल निकलता है। ये देख लीजिए भैया, ये थायरोक्सिन हार्मोन इधर देख लीजिए। क्या ट्राई आयोडोटायरोसिन हार्मोन निकलता है क्या, बिल्कुल निकलता है। T3 के बारे में दिया गया है, ये ऑप्शन में दिया गया है। क्या थाइमोसिन हार्मोन निकलता है क्या, ये नहीं निकलता, इसलिए राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। और ये निकलता है भैया थाइमस ग्लैंड से। और ये जो थाइमस ग्लैंड होती है ये हमारे चेस्ट में होती है। कहाँ होती है भैया, ये हमारे सीने में होती है भैया। कहाँ पे होती है, ये हमारे सीने में होती है, चेस्ट में होती है, सीने में होती है। बोलो भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, आज यहीं तक ही रखे, ओके, आज यहीं तक ही रखते हैं भैया। 43, 44, 45, 46, 47 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं भैया। 43 से स्टार्ट किया था 47 तक 5 क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए। 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में, कहने का मतलब इस क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। इन पांचों के पांचों क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छी और बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराई है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब रेगुलर क्लास आया करेगी। अगर आपने इससे पहले के जो 42 क्वेश्चन थे वो नहीं देखे हैं तो भैया आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर देख लेना। और ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर भी पढ़ लेना भैया। और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।